पंचशील समझौता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान परिदृश्य। भूमिका। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब उसकी विदेश नीति किस दिशा में जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। भारत ने पश्चिमी या पूर्वी गुटों में शामिल होने के बजाय गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और वैश्विक शांति और सहयोग को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। यह समझौता क्यों हुआ, उस समय की क्या परिस्थितियां थीं, और आज यह समझौता कितना प्रासंगिक है, यही हम इस चर्चा में समझेंगे। इतिहास में पंचशील समझौता 1954। पृष्ठभूमि और उद्देश्य। भारत और चीन के संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें। दोनों देशों की सभ्यताएं हजारों वर्षों से आपस में जुड़ी रही है, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में हो, या सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में। लेकिन 20वीं सदी में जब दोनों देश स्वतंत्र हुए, तो नई राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियां सामने आई। 1950 तिब्बत संकट और भारत चीन वार्ता। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत को चिंता हुई, क्योंकि तिब्बत और भारत के बीच पारंपरिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। लेकिन नेहरू जी ने युद्ध का रास्ता न अपनाते हुए शांति और बातचीत को प्राथमिकता दी। इसी के परिणामस्वरूप 1954 में चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पंचशील समझौता कहते हैं। पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत। 1. एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। 2. एक दूसरे पर आक्रमण न करना। 3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4. समानता और आपसी लाभ पर आधारित संबंध रखना। 5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखना। उस समय इसे क्यों ऐतिहासिक माना गया? यह एक ऐसा समझौता था जो 2 बड़े एशियाई देशों के बीच शांति और सहयोग की भावना को मजबूत कर सकता था। इससे भारत चीन सीमा पर स्थायित्व आने की उम्मीद थी। नेहरू जी ने इसे एक वैश्विक कूटनीतिक उदाहरण के रूप में देखा, जिससे विश्व में शांति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या यह सच में सफल रहा? आइए देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ। पंचशील समझौते के बाद भारत चीन संबंध क्या हुआ वास्तव में? 1962 का भारत चीन युद्ध, विश्वासघात की कहानी। भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन चीन की नीयत स्पष्ट नहीं थी। 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया और अक्साई चिन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक कूटनीतिक छलावा साबित हुआ। तो पंचशील समझौता विफल क्यों हुआ? राजनीतिक वास्तविकता बनाम आदर्शवाद। भारत ने पंचशील को आदर्श रूप में देखा, लेकिन चीन ने इसे रणनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल किए। सीमाओं पर अस्पष्टता। भारत चीन सीमा विवाद स्पष्ट रूप से हल नहीं हुआ था। नेहरू जी की कूटनीतिक चूक, उन्होंने चीन पर अंधविश्वास कर लिया और सैन्य तैयारी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भारत ने क्या सीखा? भारत को समझ में आ गया कि केवल शांति की बात करने से व्यवहारिक राजनीति नहीं चलती। भारत ने अपनी रक्षा नीति को मजबूत किया और सेना का आधुनिकीकरण किए। आज की स्थिति, क्या पंचशील अब भी प्रासंगिक है? अगर हम 21वीं सदी के भारत चीन संबंधों को देखें, तो कुछ बातें स्पष्ट है। 1. सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। 2017 में डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी संघर्ष ने दिखाया कि चीन अभी भी आक्रामक नीति अपना रहा है। पंचशील के एक दूसरे पर आक्रमण करने के सिद्धांत को चीन ने फिर तोड़ा। 2. व्यापारिक संबंध मजबूत, लेकिन रणनीतिक टकराव जारी। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बनी हुई है। भारत ने 2020 में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाए। 3. भारत की कूटनीति अब ज्यादा व्यावहारिक। भारत अब पंचशील जैसे आदर्शों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, बल्कि रणनीतिक गठबंधनों को भी महत्व दे रहा है। भारत ने क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का गठबंधन में शामिल होकर इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति अपनाई है। निष्कर्ष, पंचशील से हमने क्या सीखा? पंचशील एक आदर्श विचारधारा थी, लेकिन इतिहास ने हमें सिखाया कि अकेले आदर्शों से विदेश नीति नहीं चलाई जा सकती। भारत को कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। पंचशील की भावना आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल उन्हीं देशों के साथ जिनका व्यवहार ईमानदारी और सहयोग पर आधारित। अंतिम संदेश, अच्छे संबंध शांति पर आधारित होते हैं, लेकिन शांति की गारंटी केवल शक्ति से ही दी जा सकती है। इसलिए भारत को शांति की नीति के साथ साथ सामरिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा, ताकि इतिहास की गलतियों को दोबारा न दोहराया जा। जय हिंद।